Assalamu alaikum. I am Ghulam Mustafa Khan and I have done my Master in Mathematics from University of Bukhara and now I am doing MPhil Mathematics from University of Bukhara. And today my topic of presentation is group. Chapter number 2 है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, तो उसमें चैप्टर नंबर 2 में से मैंने टॉपिक जो चूज किया है वो है ग्रुप। तो मैं आपको सबसे पहले ग्रुप की डेफिनेशन बताऊंगा, फिर कुछ एग्जांपल्स और कुछ काउंटर एग्जांपल के जरिए इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो ग्रुप की डेफिनेशन पे जाने से पहले इसको हम स्टेप बाय स्टेप इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हम ग्रुप पार्ट की डेफिनेशन करेंगे, फिर हम सेमी ग्रुप की करेंगे डेफिनेशन, फिर उसके बाद मोनाइड की करेंगे, फिर ग्रुप की डेफिनेशन और लास्ट में हम सेमी ग्रुप की डेफिनेशन। यानी हम टोटल हम 5 चीजें करेंगे यार। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सबसे पहले जो हम करेंगे ये ग्रुप पार्ट की डेफिनेशन होगी और उसके बाद हम करेंगे सेमी ग्रुप की डेफिनेशन और उसके बाद हम करेंगे मोनाइड की डेफिनेशन और चौथे नंबर पे हम करेंगे ग्रुप की डेफिनेशन और पांचवें नंबर पे हम करेंगे अबेलियन ग्रुप। जी तो हम चलते हैं फिर ग्रुप पार्ट की डेफिनेशन की तरफ। अब ग्रुप पार्ट की डेफिनेशन क्या होती है? अ नॉन एम्प्टी सेट, a non-empty set G is called a groupoid if the binary operation जिसको हम स्टैटिक से शो करते हैं, if the binary operation static is defined on it, means for all A B belongs to G implies that A static B also belongs to G। अब इसका मतलब क्या है? तो सबसे पहले जो मेन चीज है आप इसको नोट करना है कि नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। यानी एक सेट को ग्रुप बनने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि वो सेट क्या हो? नॉन एम्प्टी सेट हो। तो कोई भी सेट एक है G, तो वो कब होगा ग्रुपोइड? जब उसके ऊपर जो बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन को हमने शो किया हुआ है स्टैटिक से, इससे मुराद है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन यूनियन इंटरसेक्शन, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसको हमने किससे शो किया हुआ? स्टैटिक से। कोई भी ऑपरेशन हो सकता है अगर वो इस सेट के ऊपर क्या हो? डिफाइंड हो। डिफाइंड से मुराद क्या है कि हम उस सेट के कोई से दो एलिमेंट ले लें, कोई से मर्जी दो एलिमेंट हो, उनके ऊपर हम स्टैटिक वाला जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करवाएं, तो जो आंसर आए वो भी उसी सेट में से आए, तब हम कहेंगे कि ये वाला जो सेट है ये क्या है? एक ग्रुपोइड है। इसके एग्जांपल देखें, हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 अप टू 100। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से कोई से दो एलिमेंट ले लें। सपोज कि मैं एलिमेंट ले लेता हूं 2, 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये मैंने कोई से दो एलिमेंट ले लिए। अब आप इनको ऐड करवाएं तो 2 + 3 इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5। और 5 भी देखिए इसी सेट में से है, 5 also belongs to set of natural number। इसका मतलब है कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है अंडर एडिशन, ये क्या है? एक ग्रुपोइड है। यानी इसके ऊपर जो स्टैटिक वाला ऑपरेशन जो है, ये जो एडिशन वाला ऑपरेशन है वो डिफाइंड है इसके ऊपर। ठीक हो गया? इसी तरह आप इसके काउंटर एग्जांपल देखें। यही मैंने जो दो नंबर लिए हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से, 2, 3 belongs to set of natural number। अब इसके ऊपर आप डिवीजन का जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करवाएं। यानी 2 divided by 3 is equal to 2/3 does not belong to set of natural number। यानी ये वाला जो नंबर है 2/3 इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब है इसके ऊपर जो स्टैटिक वाला ऑपरेशन है वो डिफाइंड नहीं है, यानी ये एक ग्रुपोइड नहीं है। ये स्टैटिक ऑपरेशन डिफाइन होने का मतलब दूसरा जो इसका नाम है, इसको हम क्लोजर लॉ भी कहते हैं। क्लोजर लॉ, ये कोई से दो नंबर लें, उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाएं, उसी में से आंसर आ जाए, इसी को क्लोजर लॉ का नाम देते हैं। तो ये हो गई इसकी ग्रुपोइड की डेफिनेशन। दूसरे नंबर पे हम जो डेफिनेशन करेंगे वो हम करेंगे सेमी ग्रुप की। सेमी ग्रुप। अब सेमी ग्रुप क्या होता है? सेमी, ये जो जितनी भी हम चीजें पढ़ेंगे ना, जो 1 by 1 मैंने लिखा हुआ है, इसमें पहली वाली प्रॉपर्टी तो लाजमी होल्ड करेगी। यानी अगर सेमी ग्रुप है तो उसमें ग्रुपोइड वाली प्रॉपर्टी होगी।
अगर मोनाइड है तो उसमें ग्रुपाइड और सेमी ग्रुप वाली प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, एक उसमें और आ जाएगी एक्स्ट्रा। इसी तरह ग्रुप में पहले वाले 3 होगी, एक चौथी और आ जाएगी। ये तरतीब से मैंने लिखा हुआ है। अब सेमी ग्रुप में क्या होगा, अ नॉन एम्प्टी सेट, a non-empty set G is called a semigroup if the following properties satisfies, या आप ऐसे कह सकते हैं if the following properties satisfies on it। ठीक है, इसकी दो प्रॉपर्टीज हैं। दो प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? पहले तो वही है कि फॉर ऑल A B belongs to G implies that A steric B belongs to G। यानी क्या है कि उसके ऊपर जो स्टेरिकल ऑपरेशन है वो क्या हो, डिफाइंड हो। इसी को हम क्लोजर लॉ का नाम देते हैं, क्लोजर लॉ। यानी इसके अंदर जो क्लोजर लॉ है वो होल्ड कर रहा हो। दूसरा जो है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, अब एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि फॉर ऑल A B C belongs to G implies that A steric B steric C is equal to A steric B steric C। यानी आपको इसे 3 नंबर लें, लास्ट वाले 2 नंबर पे ऑपरेशन परफॉर्म करवाएं, फिर आंसर को फर्स्ट के साथ परफॉर्म करवाएं। ये इक्वल आना चाहिए। आप फर्स्ट वाले 2 नंबर पे ऑपरेशन परफॉर्म करवाएं, फिर आंसर को तीसरे नंबर के साथ परफॉर्म करवाएं। इन दोनों के आंसर क्या आ जाए, सेम आ जाए। एग्जांपल मैं आपको वही एग्जांपल देता हूं, जैसे हमने नंबर लिए थे सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से 2 3 5 बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एडिशन की कैसे पहले करते हैं, तो आप ये देखें 2 + 3 + 5 इज इक्वल टू 2 + 3 + 5। तो आप इसको वैसे चेक कर लें, 3 + 5 कितना होता है 8, 8 + 2 10 आ जाएगा, और इधर 2 + 3 5, 5 + 5 इज इक्वल टू 10। तो ये दोनों आंसर क्या आ रहे हैं, इक्वल ही आ रहे हैं। 2 + 8 और ये आ जाएगा 5 + 5। इसका आंसर भी 10 है, इसका आंसर भी क्या है 10 है। मतलब क्या है कि जो एसोसिएटिव लॉ है वो इसमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर में एडिशन के लिहाज से होल्ड कर रहा है। ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर एडिशन वो क्या है, एक सेमी ग्रुप है। इसी तरह अगर आप अंडर मल्टीप्लिकेशन चेक करना चाहें तो ये सेमी ग्रुप नहीं होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं मोनाइड की डेफिनेशन की तरफ। अब मोनाइड क्या होता है, सेम उसी तरह अ नॉन एम्प्टी सेट G is called a monoid if it satisfies the following properties। अब इसमें कितनी प्रॉपर्टीज होगी, देखिए मोनाइड है तो पहले वाले 2 तो लाजमी होगी, एक इसमें और आ जाएगी। तो 3 प्रॉपर्टीज कौन सी होंगी, पहला होगा इसमें क्लोजर लॉ। सेम उसी तरह से एक्सप्लेन नहीं करता हूं। क्लोजर लॉ क्या है कि इसको कोई से 2 नंबर लें, फॉर ऑल A B belongs to G implies that A steric B also belongs to G। यानी इसके ऊपर क्लोजर लॉ होल्ड करवा, 2 नंबर जो हैं उनके ऊपर स्टेरिक परफॉर्म करवाएं, आंसर भी G में से आ जाए। और दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो इसकी है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ भी क्या करे, इसमें होल्ड करे। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि फॉर ऑल A B C belongs to G implies that A steric B steric C is equal to A steric B steric C। यानी लास्ट वाले 2 नंबर पे परफॉर्म करवाएं, फिर फर्स्ट के साथ करवाएं, इधर फर्स्ट 2 जो नेचुरल नंबर हैं उन पे परफॉर्म करवाएं, फिर थर्ड के साथ परफॉर्म करवाएं, आंसर सेम आ जाए। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। जैसे आपने सेट ऑफ नेचुरल नंबर में देखा, एडिशन के लिहाज से क्लोजर लॉ भी था, एसोसिएटिव लॉ भी था। थर्ड वाली जो प्रॉपर्टी है इसकी, थर्ड वाली ये है कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट। आइडेंटिटी एलिमेंट जो है
वो एग्जिस्ट करना चाहिए। अब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, इसको जरा ध्यान से देखना। आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होता है कि जिसको किसी भी नंबर के साथ परफॉर्म करवाएं तो उस नंबर में कोई चेंज ना आए, यानी आंसर वही नंबर आ जाए। जैसे देखिए, फॉर ऑल a belongs to G, there exists E belongs to G such that A steric E is equal to A is equal to E steric A। मतलब क्या है कि E एक ऐसा नंबर होना चाहिए इस ग्रुप में कि उसको अगर हम परफॉर्म करवाएं A के साथ, प्लस है माइनस है जो भी ऑपरेशन दिया गया है, परफॉर्म करवाएं तो आंसर A ही आ जाए, A पे कोई फर्क ना पड़े। उस आइडेंटिटी एलिमेंट को पहले परफॉर्म करवाएं या बाद में करवाएं, आंसर क्या आना चाहिए, A आना चाहिए। जैसे इसी तरह सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमने दिए थे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। अब मैं मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से चेक करना चाहता हूं, तो देखिए 1 बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट, अब 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना, सपोज कि मैं 5 ले लेता हूं नेचुरल नंबर में से, तो 5 × 1 इज इक्वल टू 5, 6 × 1 इज इक्वल टू 6, यानी उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो नंबर था वही नंबर हमारा आंसर में आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो 1 है ये क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। किस लिहाज से, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। तो हम कहेंगे जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्या है, एक मोनाइड है। लेकिन अगर हम एडिशन के लिहाज से देखना चाहें तो एडिशन के लिहाज से इसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं कि इसको हम किसी और नंबर में ऐड करें तो आंसर वही आ जाए। सपोज कि आप 1 लेते हैं तो और एक नंबर आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से 5 ले लेते हैं तो 1 + 5 कितना होता है, 6 होता है, यानी वही नंबर नहीं आ रहा। मतलब क्या है कि जो एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी एलिमेंट है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर एडिशन के लिहाज से मोनाइड नहीं है। अब आखिरी डेफिनेशन हमारी रह गई वो है ग्रुप की। आखिरी जो डेफिनेशन हम करेंगे वो है ग्रुप की, जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक है। ठीक है, तो a non-empty set G is called a group if it satisfies the following properties. Satisfies the following properties. अब प्रॉपर्टीज कौन सी है, देखिए ग्रुप 4 में चौथे नंबर पे आ रहा है, तो इसका मतलब है जो पहले 3 प्रॉपर्टीज हैं वो तो ये लाजमी सेटिस्फाई करेगा। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ इसमें होल्ड करना चाहिए। क्लोजर लॉ किसे कहते हैं कि फॉर ऑल A B belongs to G implies that A steric B also belongs to G। यानी कोई से 2 नंबर लें उसके ऊपर स्टेरिक परफॉर्म करवाएं, आंसर भी उसी में से आ जाए। एग्जाम्पल हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर से ही लेते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है 1 2 3 और अप टू सो, बल्कि हम एग्जाम्पल सेट ऑफ नेचुरल नंबर नहीं, अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं सेट ऑफ रियल नंबर। चलिए एग्जाम्पल में हम नेक्स्ट करते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी, कोई से 3 नंबर ले लें जी में से, इंप्लाइज दैट ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी इज इक्वल टू ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी, यानी लास्ट वाला 2 नंबर परफॉर्म करवाएं या फर्स्ट 2 परफॉर्म करवाएं, आंसर सेम आए। इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ये हम पहले करवा चुका हूं इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी है वो हमारी थी आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था कि फॉर ऑल A belongs to G, G में से कोई आप एक नंबर ले लें, there exists E belongs to G such that A steric E is equal to A is equal to E steric A। यानी G का कोई एलिमेंट नहीं तो G में एक एलिमेंट E जो है ऐसा होना चाहिए कि उसको एक साथ परफॉर्म करवाएं आंसर वही आ जाए, उसको हमने आइडेंटिटी एलिमेंट कहा। लास्ट नंबर पे जो आखिरी प्रॉपर्टी है वो है इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट, अब इनवर्स एलिमेंट क्या होता है, यानी कि जो आपने सेट लिया हुआ है, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए आपको समझाता हूँ। मैं सेट ले लेता हूँ सेट ऑफ रैशनल नंबर
x such that x is equal to p over q, pq belongs to integers and q is not equal to 0। ठीक है, ये मैंने एक सेट ले लिया रैशनल नंबर का सेट। तो हर एलिमेंट का जो है इनवर्स इसमें मौजूद होना चाहिए। इनवर्स एलिमेंट का मतलब क्या है कि आप सेट ऑफ रैशनल नंबर में से जो भी एलिमेंट लें उसका इनवर्स अगर उसी सेट में एग्जिस्ट कर रहा है तब वो क्या होगा, एक ग्रुप होगा। जैसे इसी सेट को मैं चेक करता हूँ एडिशन के लिहाज से, यानी जो हमने स्टेरिक लिया हुआ है वो एडिशन वाला जो ऑपरेशन लिया हुआ है। अब जरा देखिए सेट ऑफ रैशनल नंबर में से जितने भी नंबर हैं, आप जो भी नंबर लें, मैं नंबर यहाँ से लेता हूँ 5/2, तो इस सेट में -5/2 भी तो है। अब इन दोनों को आप ऐड करें, इन दोनों नंबर्स को, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी ये एक दूसरे के क्या है, एडिटिव इनवर्स है। तो इसी तरह आप कोई भी नंबर ले लें, एडिशन के लिहाज से उसका जो इनवर्स है वो इसमें लाजमी लाई कर रहा है। तो इसका मतलब है कि जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है अंडर एडिशन ये क्या है, एक ग्रुप है। लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप नहीं है। अब क्यों नहीं? देखिए सेट ऑफ रैशनल नंबर में 0 भी तो होता है, 0, और आपको पता है 0 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या होता है, 1/0, जो कि अनडिफाइंड है। यानी अगर ओवर में 0 आ जाए तो हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है तो वो अंडर मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप नहीं है। लेकिन अगर हम 0 को निकाल दें सेट ऑफ रैशनल नंबर में से, यानी हम अगर ऐसे लिख दें सेट ऑफ रैशनल नंबर -0, सिर्फ 0 एक ऐसा एलिमेंट है, अगर इसको हम निकाल दें फिर ये भी अंडर मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप बन जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है जितने भी सेट हैं जिनमें 0 लाई कर रहा है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं होंगे। अगर इसको 0 से निकाल दें फिर वो हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।